आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय मुजफ्फर हसन बेग साहब, राजा एजाज अली साहब, श्री जफर मनहास साहब, श्री सैयद इकबाल काजमी साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, देवियों, सज्जनों और मित्रों, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों, इस वर्ष 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बात कही थी जिसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात कही कि सरकार की योजनाएं पहले भी बनती थीं, आती थीं, लेकिन अब फर्क देश में ये आया है कि वंचितों के लिए, माने कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए समर्पित सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में सरकार को सफलता मिल रही है। सामाजिक न्याय हकीकतन जमीन पर उतरे, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। आज मेरे सामने इस सभागार में उपस्थित जितने भी पहाड़ी समुदाय के मेरे भाई बहन नौजवान हैं, उनमें से भी कुछ लोग इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया 6 फरवरी 2024 को सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व के तीनों अमूल्य सिद्धांतों को लागू करते हुए लंबे समय से चली आ रही आप सबकी मांगों को पूरा किया और उन्हें जनजातीय हृदय स्थल में बसाने का काम किया। मैंने शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया। सच है कि इसके कारण एक नई पहचान, गरिमा और सम्मान भी मिला। लंबे समय से आपके पूर्वजों ने, इस सभागार में बैठे अनेक लोगों ने, या जो यहाँ नहीं आ सके हैं, इसके लिए संघर्ष भी किया, एक सपना सजोया था और वो सपना प्रधानमंत्री जी के कारण पूरा होने में आपको मदद मिली। ये इस बात का संकेत देता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो सके, समाज का कोई भी वर्ग गरीब, शोषित और अन्याय का शिकार न हो, इस दिशा में उठाया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कदम था। आप सबको ध्यान में होगा कि ये जो बदलाव है, इसकी पटकथा पहले कब लिखी गई। मैं 5 अगस्त 2019 को बड़ी इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख मानता हूँ। कुछ लोग इसको दूसरे हिसाब से देखते हैं। उसके पश्चात ही भारत की संसद ने जो कानून देश भर में बनाए थे, ऐसे 890 कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, आज़ादी के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुए। कुछ 2-3 बातों का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। बच्चों के लिए जो देश में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार था, वो भी जम्मू कश्मीर को पहली बार 2019 के बाद ही मिला। सफाई कर्मचारियों के लिए एक देश की संसद ने एक्ट बनाया था जिसमें सफाई कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित थे।
वो अधिकार भी जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद ही लागू किया जा सका कानूनी ढंग से। दलित माने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाई बहनों पर अत्याचार रोकने के लिए जो कानून देश की संसद ने बनाया था, वो कानून भी 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सका। माइनॉरिटी एक्ट के तहत लागू करके उनके हितों को संरक्षित करने का काम भी तभी प्रारंभ हुआ। और ये पूरा देश देख रहा था कि मिनिमम वेजेज एक्ट, जो श्रमिक काम करते हैं देश में, पूरे देश में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू था। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके वो भी उसके बाद ही लागू हुआ। ऐसे अनेक कमज़ोर वर्गों के लोग थे। मैं मानता हूं कि एक युग परिवर्तन वहां से प्रारंभ हुआ। आज देश के समाज के सभी नागरिकों को हक मिले, समता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित हो, इसकी ईमानदार कोशिश हो रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस बात का ध्यान रखा था कि समाज के जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, खासतौर से सामाजिक और शैक्षिक रूप से, उनको आरक्षण रिजर्वेशन का लाभ दे करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए, उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे देश की जो असली ताकत है वो यही है। अब आपको शेड्यूल ट्राइब माने आदिवासी का दर्जा कानूनी रूप से मिल गया। अगर भारत के इतिहास को देखेंगे तो देश की विकास की जड़ें काफ़ी हद तक आदिवासी समुदाय में निहित रही हैं। और ये कहना उचित होगा कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय ने भारत की प्राचीन परंपरा को सुरक्षित रखते हुए सामाजिक विकास के साथ सामंजस्य बनाने का काम किया, वो बाकी जगहों पर देखने को नहीं मिलता है। पहाड़ी समुदाय उसी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी के उस अभियान में आप सबका भी योगदान, जिसके द्वारा आपकी संस्कृति को संजोया जा सके। और एक देश में नया काम प्रारंभ हुआ, जनजातीय गौरव दिवस। ये पिछले कुछ वर्षों से ये इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया ताकि जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनकी प्राचीन महिमा, उनकी संस्कृति और उनके सम्मान को फिर से पुनर्स्थापित किया जा सके। ये सच है कि पहाड़ी समुदाय का हर एक सदस्य अपने में असीम है, अनुपम है और एक अद्भुत इतिहास भी समेटे हुए है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस समुदाय को भारतवर्ष की परंपराओं और संस्कारों का ध्वजवाहक मानता हूँ। उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, मैं जानता हूँ कि पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैंने एजाज अली साहब, जफर मनहास साहब और आदरणीय मुजफ्फर बेग साहब को ध्यान से सुना है, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कहे गए हैं। मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, लेकिन इस सच को भी ज़रा जानने की ज़रूरत है। एक बात बहुत अच्छी कही गई कि जो आपको आरक्षण का लाभ मिला वो किसी से छीन करके नहीं दिया भारत सरकार ने, इसका विचार करके, ताकि समाज में कोई भी द्वेष न हो। अब समाज की भी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोग ये बराबर कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा होगा कि जिन लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है उनसे आप दोस्ती का रिश्ता रखें, भाईचारे का रिश्ता रखें, और पूरे समाज से रखना चाहिए। ये देश के विकास और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बड़ा आवश्यक है। देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट का जिक्र हुआ है।
बहुत पहले लागू हो गया था। ये तथ्य भी आप जान जाइए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बनने के बाद 14 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो सका। वो भी 2019 के बाद ही, और 21 में मैं कहूँ उसमें तेजी आई। जल, जंगल और ज़मीन, ये जो आदिवासी समुदायों का अधिकार है, ये सुनिश्चित रहे, ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। राजनीतिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए असेंबली में सीटें भी रिजर्व की गईं और 2024 में लंबे इंतजार के बाद आप भी इस एम्पावरमेंट के हिस्सा बन सके। आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि भेदभाव के शिकार अनेक बार आपने पीड़ा झेली है। अब बराबरी का हक आपको संविधान दे रहा है। आरक्षण सहित जो बाकी व्यवस्थाएं हैं और जो आपका अधिकार है, वो लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जब भी कोई नई बात आती है तो रेजिस्टेंस आता है, और ये मानव स्वभाव है, इसमें कोई बुरा भी मैं नहीं मानता हूँ। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जो आरक्षण मिला है आपको, जिसके कारण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी नौकरियों में या पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसको कोई अब आपसे छीन नहीं सकता है। जो आपका हक है 100% मिलेगा। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि एकलव्य मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लासेस, गर्ल्स हॉस्टल, ये पिछले 4 वर्षों में कितने बने हैं उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे बजट की अगर मैं बात करूं तो 4 वर्षों में ये इस डिपार्टमेंट का बजट 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, और बजट में भी आपके साथ कोई हक तलफी नहीं हो सकती है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। चाहे वो विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप हो, रोजगार के अवसर हों, नए हॉस्टल भी जो बनेंगे उसी अनुपात में बनेंगे, आपके लिए भी बनेंगे, जो पहले से हमारे गुजर, बकरवाल या बाकी भाई हैं उनके लिए भी बनेंगे, और उसमें कोई हक तलफी नहीं हो सकती है। बड़ी संख्या में, यानी अमाउंट में भी, धनराशि में भी और संख्या में भी स्कॉलरशिप में बड़ी वृद्धि पिछले 4-5 वर्षों में हुई है। अनेक व्यक्तित्वों और संस्थाओं को पिछले दिनों अवार्ड भी मिला है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ वन संपदा अधिकार एक योजना है, प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये भी जम्मू कश्मीर में लागू है। इससे आपके परिवारों की आमदनी में इजाफा हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो आदिवासी समुदाय की बहनें हैं, महिलाएं हैं, दोनों स्वरूपों में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी रही है, और ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 2022 में वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना करी थी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना भी प्रारंभ जम्मू कश्मीर में हुई, और माइग्रेटरी आबादी का सर्वे हुआ है, और मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूँ कि आदि आदर्श गांव भी आपके लिए भी निश्चित रूप से जो आपका हक है उतने गांव और वैसा स्कॉलरशिप, जॉब्स, ये सब जरूर मिलेंगे। अनेक कार्यक्रम, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं उसमें समय नहीं जाया करना चाहता हूँ, लेकिन आदिवासी समुदाय को अपने भाग्य की रचना स्वयं करने का सौभाग्य मिले, ये भारत सरकार की मंशा है, और मेरा विश्वास है कि सतत विकास और समावेशी समृद्धि का दृष्टिकोण ही आदिवासी समुदाय के उज्जवल भविष्य को आकार दे सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है ये, और आपकी समृद्धि और सशक्तिकरण ये उद्देश्य है। कुछ बातें कही गई हैं, पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन,
पहाड़ी समुदाय को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग के बजाय आदिवासी कल्याण विभाग को देने, बेहतर हॉस्टल फैसिलिटी, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सब एक एक करके मैं बताऊं, मैं समझता हूं कि ज़रूरी नहीं है। मैंने एक मोटे तौर पर सैद्धांतिक बात कही है कि जो आपको हक दिया गया उसमें से कोई हक तलफी न कोई कर सकता है न हो सकती है। कुछ चीज़ें हमें खुद भी करनी होती हैं। मुझे लगता है कि टूरिज़्म का बड़ा जिक्र हुआ, मैं 2-3 बात कहूँगा, किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए कि यहाँ सामान्य रूप से धारणा बन गई है कि टीआरसी मैंने टूरिज़्म रिसेप्शन सेंटर बनाने से टूरिज़्म बढ़ जाएगा। देश अब बदल गया है। देश जब आज़ाद हुआ था तो निजी क्षेत्रों के पास धन नहीं था और इसलिए सरकारें होटल भी बनाती थीं, सरकार स्टील भी बनाती थी, बहुत सारे काम ऐसी करती थी सरकार जो जरूरी था उस समय, देश की वो आवश्यकता थी। अब देश जहाँ पहुँच गया है, मुझे लगता है कि सरकार को इन सब कामों से बाहर जहाँ जहाँ सरकारें इनसे बाहर निकली हैं वहाँ विकास तेज गति से हुआ है। जहाँ सरकारें इन कामों में उलझी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ विकास की गति मंद रही है। और एक जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट से भी हमें निकलना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन जाए, हर जगह के लिए जाने आने की सुविधा अच्छी हो जाए, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो जाए, पावर उपलब्ध रहे। मैं समझता हूँ कि सरकार को इन बातों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर हम इन टूरिज़्म के सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दें, आप देख लीजिए देश में जहाँ भी टूरिज़्म है, बड़ी संख्या में जहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं, सरकारी हिसाब से मैं नहीं समझता हूँ कि उस ऊंचाई को हम प्राप्त कर सकते हैं जिस ऊंचाई को निजी क्षेत्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भाव है कि वो बाहर से आया है, ये भीतर का है, भाई भीतर का है उसकी कैपेसिटी है तो वही बनावे। देश का है ये, मैं समझता हूँ कि ये भाव अगर हम रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। जितनी भी ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं वो ठीक से चलें और आपके समुदाय को भी हर योजना का लाभ मिले, ये निश्चित रूप से जितना बताया गया है उसमें बहुत कुछ सच नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हाँ कठिनाई है ये भी मैं जानता हूँ। उन कठिनाइयों को दूर करके ईमानदारी से इन लेटर एंड स्पिरिट वो इम्प्लीमेंट हो, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। और 100% सैचुरेशन जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ा, इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। आदिवासी समुदाय उन्हें देवता के रूप में पूजता है। आज़ादी के आंदोलन में जो उनका योगदान है या जिस तरह की कुर्बानी उन्होंने दी, मैं समझता हूं कि पूरा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। मैं उन्हें नमन करते हुए जम्मू कश्मीर के सभी आदिवासी समुदाय और नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो 10-11 वर्षों में देश को आज 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, उसके कारण देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते थे वो उससे बाहर निकल करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समाज कल्याण के भी ऐसे काम हुए हैं जो लंबे समय से नहीं हो सकते थे। मैं जानता हूं कि मनुष्य की जो आकांक्षा है वो बड़ी अनंत होती है, उसके सपने भी बड़े अनंत होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार जुटे, ये आवश्यक होता है। लेकिन किसी न किसी मोड़ पर देश की आवाम को भी कुछ चीज़ें सोचने की ज़रूरत होती है जिससे हमारा वजूद बनता है। जिस देश ने हमको सब कुछ दिया, जिस देश ने हमको आजीविका दी, इज्जत दी, सम्मान दिया, उस देश के लिए हमने क्या किया,
ये प्रश्न हमें खुद से पूछने की ज़रूरत रहती है और हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता रहती है। अपनी आकांक्षा पूरी करते हुए ये आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए, लेकिन हमारा योगदान क्या है ये भी हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य के बीच अगर हम संतुलन बैठा करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का, भारत का भी भला करेंगे, अपना भी, पहाड़ी समुदाय का भी भला करेंगे। सभी अधिकार निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकेंगे और जो एक संकल्प देश का है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, उसमें भी योगदान दे सकेंगे। 2 मिनट में 2 बातें कहकर ख़त्म करूँगा। वो देश से या किसी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। आज़ादी के बाद लंबे समय तक हमारी आर्थिक विकास दर वो नहीं थी, परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन 90-91 के बाद एक दौर आया, भारत की आर्थिक विकास दर में काफ़ी वृद्धि हुई। इतनी बड़ी आबादी का देश, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है कि इस देश को ज़रूरत है तेज आर्थिक विकास दर की, और संयोग से हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी आज हैं और ये विकास निरंतर बनी रहे और ये विकास समावेशी हो, ख़ास तौर से गरीब और ग्रामीण इलाकों तक इस आर्थिक विकास का लाभ पहुँचे, ये बड़ा आवश्यक है। दूसरी जो एक बीमारी देश में है भ्रष्टाचार की, जो देश को खोखला करता है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, ये जो भाव है मैं समझता हूँ ये दिक्कतें पैदा करता है। अपने काम के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पर विचार करना चाहिए। और एक तीसरा प्रश्न जो है वो है आतंकवाद। आतंकवाद देश के बाकी अनेक हिस्सों से सिमट गया है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ये आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित रहा। ये समाप्त हो, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और इसके बिना अगर लोग सोचते हैं कि विकास हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी बाधा है। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस ये अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिक के नाते हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हम कोई ऐसा काम न करें जिसके कारण इस तरह की गतिविधियों में कोई बढ़ोतरी हो सके। जाने अनजाने में, कई बार अनजाने में हम कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल पैदा करता है। परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। अब स्ट्रीट वायलेंस, मैंने पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई है। स्कूल, कॉलेज, बिजनेस सब कुछ देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। जो भी बड़ी नामी तंजीमें हैं उनका कोई बड़ा सरगना जिंदा नहीं है। अगर मैं आतंकवादियों की भर्ती की बात करूं तो लोकल रिक्रूटमेंट इस पूरे साल में 25 के सितंबर महीने बीतने जा रहे हैं, केवल 1 हुआ है। अनेक पैरामीटर्स हैं जिन पर काफ़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसा पड़ोसी पा गए हैं, एक ऐसा पड़ोसी है जिसके पेट में बराबर दर्द होता है। कोई भी परिवार में बंटवारा होता है तो बंटवारे के बाद हर आदमी कोशिश करता है कि हम अपना घर बनाएं, अपने घर में कैसे समृद्धि आवे, इसकी कोशिश करें। 47 में बंटवारा हुआ, आज़ादी मिली, पाकिस्तान बना, और बंटवारे के तुरंत बाद अपना घर संभालने की बजाय उसने देश पर, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 प्रत्यक्ष युद्ध वो लड़ चुका है और युद्ध में हार चुका है। और ये बात उन लोगों को समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से कभी जीत नहीं सकते, और इसलिए अप्रत्यक्ष युद्ध, और वो भी लोगों को रेडिकलाइज करके, गुमराह करके, अनेक जवान, पता नहीं कितने लोग, कितनी माताएं बेवा हो गई, कितनी बहनों का सिंदूर मिट गया। 40,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें इस आतंकवाद के कारण दी।
मैं समझता हूँ ये सिलसिला कब तक चलेगा। इस सिलसिले को भी पूरी तरह समाप्त करना ये जहाँ सरकार, प्रशासन, फोर्सेस का दायित्व, वहीं आवाम का भी दायित्व है। मैं जानता हूँ कि आप में से लोग राष्ट्रवादी हैं, देश आगे बढ़े इसके लिए आप निरंतर कभी आतंकवाद को आप समर्थन नहीं किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आवाम को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। जब नैरेटिव इस तरह के बनाए जाते हैं उससे कभी कभी नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन लोगों का सीधा कोई वास्ता है, लेकिन अगर टीआरएफ के सोशल मीडिया पोस्ट पर वही बात कही जा रही है जो हम बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये खतरनाक है और इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं फिर से आप सब बड़ी संख्या में आए, खासतौर से जो दूर के इलाके से रजौरी पुंछ से आए, उन भाइयों का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। इस आयोजन के लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और एक बार पुनः आपको ये भरोसा देते हुए कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, इन लेटर एंड स्पिरिट उसका हर लाभ आपके समुदाय को मिलेगा, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। अब ये कहने से सब कुछ लागू हो जाएगा ऐसा मत समझिएगा, दिक्कतें उसमें आएंगी। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि आप बातचीत करते रहें जिम्मेदार लोगों से। हम भी महीने 2 महीने पर उसकी प्रगति को देखते रहेंगे। मैं आश्वस्त हूँ फिर जब हम मिलेंगे तो एक अच्छे वातावरण में मिलेंगे। और आप सबसे मेरा ये अनुरोध होगा कि जो मैंने पहले बात दोहराई कि ये जो कोशिशें हो रही हैं कि समाज को कैसे बांटा जाए, इसके हिस्सा हम किसी हाल में न बने। अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की कोशिशें कुछ लोग करते हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि उन लोगों से भी भाईचारा, दोस्ती का संबंध और हम कैसे एक भाई की तरह मिल करके जम्मू कश्मीर को मजबूत कर सकते हैं, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ा सकते हैं, इसमें आप सब हर नागरिक पहल करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।